माधवी शुक्ला के साथ लर्न हैंड एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 सितंबर को मुख्य सेवका का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसी के लिए आज हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला लेके आए हैं, जो कि उसमें कुछ होम साइंस के क्वेश्चन हैं और कुछ जो हैं वो आपके सोशल साइंस से लिए गए क्वेश्चन हैं। आज मिश्रित श्रृंखला है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। इसको देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आशा करते हैं कि आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है, जिसे ज्वाइन करके आप ये फ्री PDF वहाँ से प्राप्त कर सकें और उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? प्रसव के 30 मिनट पश्चात तक प्लेसेंटा का बाहर नहीं आना क्या कहलाता है? इससे पहले मैं बता रही हूँ, मैंने प्रेगनेंसी चैप्टर पढ़ाया है, तो उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। ठीक है, क्या है? प्रसव के 30 मिनट पश्चात तक प्लेसेंटा का बाहर नहीं आना क्या कहलाता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रेविया कहलाता है कि प्लेसेंटा सेंटा है? ठीक है, प्लेसेंटल अबॉर्शन कहलाता है। इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाता है? प्रसव के 30 मिनट पश्चात तक प्लेसेंटा का बाहर नहीं आना क्या कहलाता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो यहाँ पे हम जरा सभी प्लेसेंटा के बारे में जान लेते हैं कि प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है, प्लेसेंटल अबॉर्शन क्या होता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा क्या होता है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा का गर्भ में नीचे की तरफ ग्रीवा के पास होना। ठीक है, प्लेसेंटा का गर्भ में नीचे की तरफ ग्रीवा के पास होना होता है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल ये हो गया, और ये जो प्लेसेंटा है ये यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे? यहाँ नीचे खिसक के आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये प्लेसेंटा प्रेविया हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है प्लेसेंटा एक्टीरिया। क्या है? प्लेसेंटा एक्रीटा। वो इसमें नहीं दिया गया, फिर भी हम समझा रहे हैं। एक आता है प्लेसेंटा एक्रीटा। इसमें क्या होता है? जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में खुद को बहुत गहराई से चिपका ले तो वो प्लेसेंटा एक्रीटा कहलाते हैं। जब मतलब प्रसव का टाइम होता है तो प्लेसेंटा अपने आप को खुद गर्भाशय की दीवारों में गहराई से चिपका ले तो वो क्या कहलाता है? प्लेसेंटा एक्रीटा कहलाता है। ठीक है, फिर अब तीसरा आता है लेफ़्ट और राइट लेटरल। क्या आता है? लेफ़्ट और राइट लेटरल। उसमें क्या होता है? जब प्लेसेंटा गर्भाशय में दाएं या बाएं पोजीशन की तरफ स्थित होता है तो वह लेफ़्ट और राइट लेटरल कहलाता है। इसमें नहीं दिया गया क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन हैं, ये इसी वजह से जो ये प्लेसेंटा और टाइप के होते हैं जो कि आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी होती है। प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है? प्लेसेंटा प्रेविया में गर्भ के नीचे की तरफ ग्रीवा के पास होता है। प्लेसेंटा जो है ग्रीवा के पास में होता है। और फिर है दूसरा प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है? वह अपने आप को गर्भाशय की दीवारों में खुद को बहुत गहराई से चिपका लेता है। ठीक है, फिर लेफ़्ट और राइट लेटरल उसमें क्या होता है? जब प्लेसेंटा गर्भाशय में दाएं या बाएं पोजीशन की तरफ स्थित होता है तो वह लेफ़्ट और राइट लेटरल कहलाता है। यह एक बहुत खतरनाक समस्या होती है। फिर आता है प्लेसेंटा इंक्रीटा। क्या होता है? प्लेसेंटा इंक्रीटा। इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से और गहराई से जुड़ता है और गर्भाशय की मांसपेशियों में प्रवेश करता है। मांसपेशियों में क्या करता है? प्रवेश कर लेता है। ठीक है, फिर है प्लेसेंटा परक्रीटा। एक परक्रीटा होता है, उसमें क्या होता है? प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में प्रवेश करती है और मूत्राशय जैसे अन्य अंगों दूसरे अंगों से जुड़ जाती है। बहुत ही गंभीर स्थिति होती है, या बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। फिर होता है प्लेसेंटा अबॉर्शन। इसमें क्या होता है? शिशु जन्म से पूर्व प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो जाता है तो वह प्लेसेंटा अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये कई सारे प्लेसेंटा बताए कि फिर से सुन लीजिए। प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है? गर्भ में नीचे की तरफ ग्रीवा के पास होता है। फिर होता है प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है? जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवारों में बहुत अधिक चिपक जाता है, या गहराई में चला जाता है। फिर लेफ़्ट और राइट प्लेसेंटा क्या होता है? उसमें क्या होता है? जब प्लेसेंटा गर्भाशय में दाएं या बाएं पोजीशन की तरफ स्थित होता है, मतलब या तो राइट या लेफ़्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? लेफ़्ट और राइट लेटरल। फिर प्लेसेंटा इंक्रीटा होता है, जो कि अपने आप को गर्भाशय जैसे अन्य अंगों में दूसरे अंगों में बहुत ही मांसपेशियों में प्रवेश कर जाता है, तो वो क्या रहता है? इंक्रीटा कहलाता है। फिर प्लेसेंटा परक्रीटा क्या होता है? वो गर्भाशय की दीवार में प्रवेश करती है और मूत्राशय जैसे दूसरे अंग में
जुड़ जाती हैं। गंभीर स्थिति यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसमें कभी कभी प्री डिलीवरी भी करानी पड़ जाती है समय के हिसाब से। इसमें प्री डिलीवरी कराते बच्चे को और माँ को दोनों को ही खतरा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं प्लेसेंटा अबॉर्शन। इसमें बताया दिया शिशु जन्म से पूर्व प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्लेसेंटा का गर्भाशय की दीवार में प्रवेश करके दूसरे अंग से जुड़ना क्या कहलाता है? अभी बताया है ना, क्या कहलाता है इसमें? प्लेसेंटा प्रीक्रीटा। क्या कहलाता है? दूसरे अंगों में जुड़ जाना परक्रीटा कहलाता है। प्लेसेंटा परक्रीटा, ये प्रीक्रीटा गलत लिखा, परक्रीटा होता है। तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा? सी, परक्रीटा होता है, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन क्या है? अभी सभी के बारे में बताया था, उसी टाइप से है ये। क्वेश्चन नंबर 3। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम संबंधित है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम संबंधित है किससे? गर्भावस्था के समय पेट दर्द से, गर्भावस्था के समय चक्कर आना, गर्भावस्था के समय उल्टी होना या उपरोक्त सभी। तो ये किससे स्थित होता है? किससे है ये जुड़ा हुआ है हमारा? किससे जुड़ा हुआ है हाइपरमेसिस? तो ये हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम संबंधित है। गर्भावस्था के समय अधिक उल्टी आना, एक नॉर्मल उल्टी होती है, एक मतलब हर पल वोमिटिंग होते रहना या उल्टी होती रहती हैं, यह मतलब जो समस्या होती है बहुत ही खतरनाक होती है। इसके लिए आपको सही से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो क्या होता है? गर्भावस्था के समय उल्टी होना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर्सेप का उपयोग किया जाता है। फॉर्सेप का इस उपयोग किया जाता है किसमें? गर्भस्थ शिशु के कमज़ोर होने पर, गर्भाशय संकुचन होने पर के कम होने पर, शिशु का गर्भ में सही स्थिति में ना होने पर या उपरोक्त सभी। ये मतलब डिलीवरी टाइम के चारों स्टेप हैं। तो फॉर्सेप का उपयोग किया जाता है कब? गर्भस्थ शिशु के कमज़ोर होना, जब बच्चा कमज़ोर होता है तो भी नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम होती है तो फॉर्सेप का यूज़ करते हैं। फिर गर्भाशय संकुचन के कम होने पर, मतलब संकुचन जब कम होता है तो भी यूज़ किया जाता है। शिशु को गर्भ में सही स्थिति में ना होना, कभी कोई बच्चा उल्टा होता है तो उस चक्कर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन डी, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अपरिपक्व शिशु होते हैं। अपरिपक्व शिशु होते हैं कैसे? वह जो 40 सप्ताह का समय पूरा नहीं कर पाते, वह शिशु जो 280 दिन का समय पूर्ण नहीं कर पाते, वह जो 28 सप्ताह बाद ही जन्म ले लेते हैं, या इनमें से सभी? वह जो 40 सप्ताह का समय पूरा नहीं कर पाते हैं, वह शिशु जो 280 दिन का समय पूर्ण नहीं कर पाते हैं, वह जो 28 सप्ताह के बाद ही जन्म ले लेते हैं, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा इनमें से सही? अगर बता इसका एक फैक्ट पूछा जाएगा तो 37 सप्ताह में जन्म लेने वाला शिशु, कभी कभी पूछा जा सकता है कि 37 सप्ताह में जन्म लेने वाला शिशु परिपक्व शिशु होता है? तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 40 सप्ताह से पहले उसने जन्म ले लिया है। फिर 280 दिन का समय पूर्ण नहीं कर पाते हैं, सही बात है, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, वो 280 दिन का होता है मैक्सिमम। वह जो 28 सप्ताह बाद ही जन्म ले लेते हैं तो ये तो बहुत ही कम है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। इस टाइप के जो बच्चे जो होते हैं प्री डिलीवरी जिनकी हो जाती है, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास जो नॉर्मल डिलीवरी बच्चे मतलब टाइम पूरा करने के बाद होते हैं, उनसे इनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास कम रहता है, इनका ह्यूमन सिस्टम थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इनक्यूबेटर्स का तापमान सामान्यतः होता है, और हाँ, जब ये कम मतलब बच्चे पहले हो जाते हैं तो उनको उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इनको किस में रखा जाता है? इनक्यूबेटर्स का, ठीक है, इनक्यूबेटर्स में रखा जाता है। और इनक्यूबेटर्स का तापमान सामान्यतः होता है, कितना होता है? 32 डिग्री सी, मतलब गर्म करके रखा जाता है, क्योंकि गर्भ में वो उनका टेम्परेचर गर्म रहता है, तो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में उन्हें नहीं रखना है। इसलिए बच्चा जब होता है तो उसे नहलाना नहीं चाहिए 24 घंटे तक, बहुत ही सॉफ्ट कपड़े या रुई से पोंछना चाहिए और उसे गर्म कपड़ों में लटाना चाहिए, रुई में, इनफैक्ट रुई में ही लेकर मतलब रखना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसव के लिए गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिला को इंजेक्ट किया जा सकता है? HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन। तो कौन सा किया जाता है? ऑक्सीटोसिन एस्ट्रोजन किया जाता है, ऑक्सीटोसिन एस्ट्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम HCG की फुल फॉर्म जानेंगे, क्या होता है? ह्यूमन कॉरेनिक गोनिडोट्रोपिन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है?
गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए इस हार्मोन का उत्पाद होता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए इस हार्मोन का उत्पाद किससे, कौन सा उत्पाद, HCG का उत्पाद होता है। प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए HCG हार्मोन अहम भूमिका निभाता है। HCG का किसमें, प्रेगनेंसी का पता लगाना और उसे बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग होता है, HCG का होता है, मतलब अहम रोल होता है। और गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण होता है उसके विकास के लिए भी HCG हार्मोन का उत्पाद होता है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोथर्मिया में शिशु के शरीर का तापमान सामान्य कितना हो जाता है। हाइपोथर्मिया में शिशु के शरीर का तापमान सामान्य कितना हो जाता है, 98.6 डिग्री का फ़ारेनहाइट, 95.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कौन सा हो जाएगा, आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं ज़रा। आगे के डिग्री 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 95.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना तापमान सामान्य रहता है, 95.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जन्म से 30 मिनट की अवस्था को क्या कहते हैं। जन्म से 30 मिनट की अवस्था को क्या कहते हैं, कहते हैं नियोनेट कहते हैं कि वयासंधि कहते हैं, पार्टनेट अवस्था कहते हैं या कोई नहीं। तो कौन सी अवस्था कहते हैं, पार्टनेट अवस्था कहते हैं, जो जन्म से 30 मिनट की होती है। ठीक है, कौन सी होती है, जन्म से 30 मिनट की होती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़रा जान लेते हैं। पार्टनेट अवस्था जन्म से 30 मिनट होती है, पार्टनेट अवस्था है। ठीक है, पार्टनेट अवस्था जन्म से 30 मिनट गर्भनाल काटकर शिशु को माँ से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जब प्लेसेंटा छोड़ देते, मतलब प्लेसेंटा आ जाता है बाहर, तभी शिशु का नाल अलग किया जाता है, उससे पहले नहीं कर दिया जाता है। फिर नियोनेट अवस्था क्या होती है, नियोनेट अवस्था जन्म से 30 दिन, हर्लाक ने जन्म से 2 सप्ताह तक कहा है और कॉल सैनिक ने जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक माना है। नियोनेट अवस्था को 2 वैज्ञानिकों ने 2 तरीके से माना है। तो सबसे पहले जो हर्लाक है, हर्लाक ने कब से माना है, जन्म से 2 सप्ताह तक। और फिर कॉल सैनिक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कितना माना, जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गर्भावस्था की समाप्ति के लिए कौन सी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग किया जाता है गर्भावस्था समाप्ति के लिए, मतलब एक तरीके से अबॉर्शन के लिए किन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो मिसोप्रोस्टल, मिफेप्रिस्टोन या फिर टोमोक्सिनफेन या उपरोक्त सभी। तो अबॉर्शन के लिए इन सभी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक, सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक है किसकी, डेविस की है, रॉस की है, विलियम आगवर्न की है, कपाड़िया की है। तो सोशल कंट्रोल मतलब समाज को कंट्रोल करना किसकी पुस्तक है, रॉस की पुस्तक है। ठीक है, पुस्तकें जरूर याद करिए क्योंकि कुछ पेपर का कुछ पता नहीं है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसके बाद जरा और देख लेते हैं, सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी रॉस ने किया था। सामाजिक शब्द मतलब सामाजिक नियंत्रण जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रॉस ने किया था। और सामाजिक नियंत्रण पे पुस्तक किसने लिखी है, रॉस ने ही लिखी है। ठीक है, इन फैक्ट को जरूर याद करिएगा। फिर हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक है PH प्रभु की, किसकी है, PH प्रभु की है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, हाँ, निर्धनता की संस्कृति पुस्तक किसकी है, निर्धनता की संस्कृति पुस्तक कल्चर ऑफ पॉवर्टी पुस्तक किसकी है, निर्धनता की संस्कृति। तो ये आस्कर लेविस की है, किसकी है, आस्कर और लेविस की है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी का अपनी जाति से निष्कासन क्या कहलाता है, अंतरजातीय विवाह का कारण मतलब सेम कास्ट में शादी करने का कारण किसी का अपनी जाति से निष्कासन क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण का, सकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का या नकारात्मक नियंत्रण का। समाज को इससे क्या मैसेज जाता है, एक नकारात्मक नियंत्रण का मैसेज जाता है। कौन सा जाता है, नकारात्मक नियंत्रण का मैसेज जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, वर्ग का संघर्ष है, सामाजिक सुधार है, राजनीतिक परिवर्तन है या औद्योगिक क्रांति है। तो क्या है, वर्ग का संघर्ष। मार्क्स का मतलब कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन, जब समाज में कोई नया परिवर्तन आता है
तो हम लोग क्या लेके बैठते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भिड़े रहते हैं। तो ये क्या है, जो हम लोग की जाति मतलब विभाजित की गई, ये वर्ग हैं, एक समूह बना दिया गया, ये इस वर्ग के हैं, ये इस वर्ग के हैं, ये इस वर्ग के हैं। तो इसमें आपस में संघर्ष होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वर्ग संघर्ष हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार नहीं हैं, उद्विकासी, चक्री, संघर्षवादी या वर्ग संघर्ष। अब सामाजिक परिवर्तन के प्रकार नहीं है, उद्विकासी विकासी परिवार है, फिर चक्री मतलब परिवर्तन का प्रकार है, फिर संघर्षवादी भी है, लेकिन वर्ग और संघर्ष नहीं है। क्या नहीं है, वर्ग और संघर्ष नहीं है। सामाजिक परिवर्तन से आशय उस परिवर्तन से है जो समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं से में गठित हो। यह कथन किसका है, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस परिवर्तन से है जो समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में गठित हो। यह कथन है किसका है, यहाँ पे कुत्ते लिखा, कुत्ते नहीं कूले है। ठीक है सही कर लेने से कूले का है, डेविस का है, मैकाब्रम पेज का है या कपाड़िया का है। तो किसका है, डेविस का है। ठीक है, किसका है, डेविस का है। फिर अगला क्वेश्चन है, कूले की क्या है, इन्होंने पुस्तक लिखी है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। कूले की पुस्तक का क्या नाम है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 18, सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ये किसने कहा है, ऑकबर्न एवं निम्कॉक ने कहा है, इलियट तथा मेरिल ने कहा है, कूले ने कहा है कि डेविस ने कहा है। तो इलियट तथा मेरिल ने कहा है। किसने कहा है, इलियट तथा मेरिल। ये फैक्ट है, इनको ऐसे ही आपको याद करना है, अपनी ट्रिक बना लीजिए। जैसे यहाँ पे है कोई इसमें से एक मतलब एक कहते हैं ना, कोई ऐसा शब्द पकड़ लो जो इससे रिलेट कर रहा। सामाजिक विघटन ही पकड़ लो। विघटन किसने करा है, विघटन दो ही लोग तो मतलब आपस में जब लड़ेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो यहाँ पे इलियट तथा मेरिल ने किया विघटन, इलियट तथा मेरिल। ठीक है, इन्होंने किया है। ऐसे पढ़िए। फिर एक कास्ट एट द रेट रेस इन इंडिया पुस्तक है। ठीक है, कास्ट ए रेस इन इंडिया पुस्तक किसकी है, जीएस पूर्वे की है, रॉस की है, डेविस की है, कपाड़िया की है। किसकी है, जीएस पूर्वे की है। अगला क्वेश्चन, मैरिज इन इंडिया पुस्तक है किसकी, मैरिज इन इंडिया पुस्तक किसकी है, लुइस डायूमांट की है, वेस्टरमार्क की है, मूरे की है, कपाड़िया की है। तो किसकी है, लुइस डायूमांट की है। ये सब फैक्ट हैं, इनको बिल्कुल ऐसे आपको याद करके जाना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती है। और मतलब आप अपने हिसाब से अपने आप को समझा लो कि मैरिज इन इंडिया लुइस डायूमांट ने लिखी है, वेस्टरमार्क की कौन सी बुकें हैं। कुछ क्वेश्चन आप अपने आप सर्च किया करिए, जैसे यहाँ पे कपाड़िया दे दिया, कपाड़िया आपने गूगल पर डाला, पूरा सर्च कर लिया कि उनके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। ऐसे आपके मतलब जो एक टॉपिक है वो क्लियर होते चले जाएंगे। फिलिपियन नली भी कहलाती है, क्या कहलाती है फिलिपियन नली, ये अंड नली कहलाती है, गर्भाशय कहलाता है, एम्पियोली कहलाती है, या फिर एंडोमेट्रियम कहलाती है। तो क्या कहलाती है, अंड नली। क्या कहलाती है, अंड। कौन सी, फिलिपियन नली क्या कहलाती है, अंड नली भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु को दिए जाने वाले तरल पूरक भोज्य पदार्थ में कौन से पदार्थ शामिल हैं। शिशु को दिए जाने वाले तरल पूरक भोज्य पदार्थ में कौन से पदार्थ शामिल है। अब एक तरीके से मिलान वाले क्वेश्चन समझ लीजिए, या फिर उन्होंने दे दिया। अब इसमें से आपको निकालना है। देखो, फलों का रस तरल होता है, सब्जियों का सूप तरल होता है, उबला आलू तरल होता है, नहीं होता है, खिचड़ी होती है, नहीं होती है। इसको काट दो। ठीक है, ये हमारा नहीं है। फिर अगला दाल है, सॉरी क्या है, दाल, खिचड़ी। ये दाल तो तरल में आ जाती है, लेकिन खिचड़ी नहीं आ पाती है, तो फिर मूंग की दाल की पतली खिचड़ी बनी हो। यहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है। फिर मसले, फल या दूध तरल है, बाकी तो नहीं लग रहे हैं ना इसमें। और ऑप्शन देखते हैं आगे के पहले। फलों का रस, बिस्कुट, डबल रोटी, सब्जियों का सूप, बिल्कुल नहीं, डबल रोटी कोई तरल है। फिर है फलों का रस, सब्जियों का सूप, दूध और जल। तो कौन सा है, फलों का रस, सब्जियों का सूप और दूध और जल। ये कब देना चाहिए शिशु को, शिशु को दिया जाने वाला तरल पूरक भोज्य पदार्थ इसमें शामिल है। ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। आगे देखिए, इसमें जरा जान लेते हैं क्या है।
तरल पूरक भोज्य पदार्थ, ये 5 से 6 माह दूध, जल, फलों का रस, सब्जियों का सूप, मछली का तेल, विटामिन ए डी, ये किसको कब देना चाहिए? 5 से 6 माह के शिशुओं को देना चाहिए। फिर अर्ध ठोस भोज्य पदार्थ में क्या आता है? ये कब देना चाहिए हमें? 7 से 8 माह में। उबला आलू, उबली और मछली सब्जी, आधा उबला अंडा, मतलब पूरा नहीं देना चाहिए, आधा उबला हुआ अंडा देना चाहिए। साबूदाना, दाल, चावल, दलिया, चावल, खिचड़ी, ये सब हम कब दे सकते हैं? 7 से 8 महीने में बच्चों को देना शुरू करना चाहिए। फिर ठोस पूरक भोज्य पदार्थ क्या है? ये 9 से 10 महीने में बच्चों को देने चाहिए। कब देना चाहिए? 9 से 10 महीने में। कड़े बिस्कुट, मठरी, कड़े फल और फिर सिकी हुई डबल रोटी, ये सब कब देना चाहिए हमें? 9 से 10 माह में देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कारण दहेज की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से समझिए कौन सा कारण दहेज की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। नहीं पे जरा विशेष ध्यान देना। आर्य समाज की स्थापना, धन का महत्व दहेज है, कुलीन विवाह, धन का महत्व बढ़ाना ये तो है, कुलीन विवाह करना, कुलों में विवाह करना मतलब ये भी है, लड़कियों में विवाह की अनिवार्यता, बिल्कुल सही बात है। जहाँ लड़की 20-22 साल की हो पाई कि उसकी शादी के लिए पहले इंसान सोचने लगता है, तो ये भी बात है। तो कौन सी नहीं है? आर्य समाज की स्थापना। क्या नहीं है इसमें? आर्य समाज की स्थापना से कोई मतलब नहीं है दहेज का। फिर स्तनपान कराने वाली माता के लिए आयरन की क्या आवश्यकता है? तो स्तनपान कराने वाली माता के लिए पर डे 23 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन मिलना चाहिए उनको, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है आरडीए 2020 किस विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया? आरडीए एक चार्ट है, यह भी 2020 में नया चेंज किया है। उसके अनुसार से बताया गया है कि मतलब नॉर्मल गर्भवती महिला को कितना मतलब डाइट चार्ट होना चाहिए, धात्री महिला का कितना चार्ट होना चाहिए। आप धात्री जानते हो कौन होता? गर्भवती, यानी कि गर्भवती जब वहाँ डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, उसके बाद 6 महीने की रिकवरी का टाइम जो होता है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, वो क्या होता है? गर्भवती धात्री कहते हैं, उन्हें धात्री कहते हैं, ठीक है। तो मतलब उनके लिए एक चार्ट बनाया गया था कि उन्हें कितना भोजन लेना चाहिए, कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कितना उनको आयरन होना चाहिए, ये सब बताया था। किसने बताया है ये? मतलब किस समिति की, विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार हुआ है? NNMB के द्वारा, फिर NFHS के द्वारा, WHO के द्वारा, IAP के द्वारा। तो ये किसके द्वारा? सभी के द्वारा, WHO के द्वारा भी, IAP के द्वारा और NHSF के द्वारा भी करा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, उपरोक्त सभी आरडीए 2020 में पुरुष और महिला के लिए संदर्भित आयु क्या है? मतलब ये जो चार्ट बनाया गया है इसमें पुरुष और महिला की संदर्भित आयु क्या है, कितने से कितने साल तक के पुरुष महिला के लिए ये बना है? तो ये 19 से 39 वर्ष के लिए बना। कब से कब के लिए बना? 19 से 39 वर्ष के लिए बना। सामान्य महिला को आरडीए 2020 के अनुसार जिंक की आवश्यकता होती है। मतलब कितनी होती है जिंक की आवश्यकता? ये होती है हमें 17 मिलीग्राम प्रति डे, 13 मिलीग्राम प्रति डे, 14.5 मिलीग्राम प्रति डे, 14 मिलीग्राम प्रति डे। तो ये क्या होता है? 13 मिलीग्राम प्रति डे जिंक की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? जिंक की आवश्यकता होती है 13 मिलीग्राम, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर अगला, लैक्टेशन महिला की प्रतिदिन की आयोडीन आवश्यकता है। लैक्टेशन महिला की प्रतिदिन की आयोडीन की आवश्यकता है 140 माइक्रो, ये यू बनाए, यू नहीं है म्यू होता है, इसे माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोग्राम प्रति डे। 150 माइक्रोग्राम प्रति डे, 250 माइक्रोग्राम प्रति डे या 280 माइक्रोग्राम प्रति डे। तो कौन कब है? 280 माइक्रोग्राम प्रति डे, ठीक है। आगे देखिए, वुमेन ये होते हैं मॉडरेट हैवी, मतलब जो दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं उन्हें 150 मिलीग्राम प्रति डे चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को 250 माइक्रोग्राम प्रति डे चाहिए। और ये क्या है? लैक्टोन वुमेन को 280 मतलब माइक्रोग्राम प्रति डे चाहिए। फिर है क्या है? आरडीए 2020 में महिला के लिए संदर्भित ऊंचाई कितनी है? महिला के लिए संदर्भित ऊंचाई कितनी है? 160.2 सेंटीमीटर, 5 फीट 8 इंच, 5 फीट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही है 160.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें जो ये लगा ये गलत है, 160.2 फीट 2 सेंटीमीटर होना चाहिए आरडी के अकॉर्डिंग महिला की ऊंचाई। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? कितना प्रोटीन चाहिए?
10.5 मतलब 10.5 ग्राम प्रति डे, 8.0 ग्राम प्रति डे, 55 ग्राम प्रति डे या 16 ग्राम, तो 8.0 प्रति ग्राम प्रति डे है। एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है 1660। वयस्क मतलब भाई ये 25 से 35 साल की जो स्त्रियां होती हैं इनको कितनी कैलोरी प्रति डे चाहिए? 1660 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, RDA 2020 में सारणी के अनुसार प्रति 2000 कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? तो कितना निश्चित की? 30 ग्राम, 25 ग्राम, 35 ग्राम या 40 ग्राम? तो 30 ग्राम। कितनी की गई है? 30 ग्राम। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक मध्यम कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संदर्भित आवश्यकता है 1275 किलो कैलोरी, 1450 किलो कैलोरी, 1650 किलो कैलोरी या 2130 किलो कैलोरी। तो कितनी होगी यहाँ पे? 2130 किलो कैलोरी होती है मध्यम वर्गीय परिवार की। ठीक है। कथन अन्नप्राशन दिवस आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित किया जाता है। ये कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या है? अन्नप्राशन दिवस आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित किया जाता है। फिर अगला कारण क्या है? 6 माह पूर्व करने वाले शिशुओं के माताओं व अभिभावकों को ऊपरी आहार संबंधी परामर्श ना देना। यहाँ पे ये ना मतलब ना होता ना तो ये सही हो जाता। जब यहाँ पे इन्होंने ना दे दिया तो ये गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, कथन सही है और कारण गलत है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते, एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है परंतु उसकी सभी बहनें उस पुरुष की पत्नी मानी जाती हैं। तो ये किस प्रकार का विवाह है? ये हमने विवाह टॉपिक में पढ़ाया भी था। उसका एक क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। यौन साम्यवाद, समूह विवाह या सिडेमियन विवाह या एक विवाह? तो ये कौन सा है? सिडेमियन विवाह। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना ही है। तो कुछ जानकारी हम ये देना चाह रहे हैं, जैसे महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या क्या है? महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो मासिक धर्म चक्र के दौरान एस्ट्रोजन के स्तर में स्वाभाविक रूप से उतार चढ़ाव हुआ था। जब मतलब मासिक धर्म होता है, पीरियड टाइम होता है, तो एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन्स होता है हम लोगों के अंदर, उसमें स्वाभाविक उतार चढ़ाव होता है। रजोनिवृत्ति के दौरान गिरावट आती है, मतलब हमारे आयरन शरीर में कमजोरी सी फील होती है। ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए हमें पालक, गुड़ और भुने हुए चना इनको अपने डाइट चार्ट में लेते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा आयरन होता है गुड़ और पालक और भुने हुए चना में। ठीक है। फिर है प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या होता है? यह एक फीमेल हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान अहम भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये क्या है? एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के टाइम, एक फीमेल हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान अहम भूमिका निभाता है। फिर सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? रॉस ने लिखी है। ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहूँगी, क्लास अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास। अभी आप लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आएंगे आपको मोस्टली यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करके ये फ्री में PDF वहाँ से प्राप्त करिए और हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए। हम ऐसे ही आगे कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। राधे राधे।